कैसे हो आप सभी। आइए, स्वागत है आपका BS मुखा एजुकेशन चैनल के अंदर। तो अभी हमने अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर दैनिक जीवन में रसायन में भाग 1 के अंदर आर्हेनियस अवधारणा का अध्ययन किया था। तो अभी हम ब्रोंस्टेड, लॉरी, लुईस अम्लों के गुण जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए देखते शुरुआत करते हैं अपने आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना। तो जो ये ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना है, इसके अनुसार अम्ल कौन होता है? प्रोटॉन दाता क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और सार होता है आपका प्रोटॉन ग्राही। तो सार है प्रोटॉन ग्राही और अम्ल है प्रोटॉन दाता। अर्थात ऐसे पदार्थ या यौगिक जिनके अंदर प्रोटॉन देने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और जिसके अंदर प्रोटॉन लेने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहेंगे? सार कहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट लिखा हुआ है, सयुग्मी अम्ल एवं सयुग्मी सारक। ये क्या होता है? तो ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार जो ये संकल्पना है उसे हम सयुग्मी अम्ल एवं सयुग्मी सारक संकल्पना भी कहते हैं। कैसे? देखिए इधर। तो यहाँ पे अम्ल जो होता है, जैसे सपोज हमने मान लिया है HA एक अम्ल है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन देने वाला क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो ये प्रोटॉन देने के बाद इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और क्या बन गया? A-। तो देखिए इधर, जैसे ये HA है, इसका वियोजन किस प्रकार होगा? H+ और A-। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। अब यहाँ पे जो B है, B क्या है आपका? सारक है। तो सारक क्या करेगा? प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। तो यहाँ से जो ये सारक है, इस पे नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, तो यहाँ पे सारक क्या करेगा? इसको ग्रहण कर लेगा। तो H+ और B- क्या बन गया? Hb बन गया। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, इधर अम्ल ने क्या दिया है? प्रोटॉन। तो ये आपका है प्रोटॉन दाता और ये क्या कर रहा है आपके बच्चों? प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। इसे हम कह सकते हैं प्रोटॉन ग्राही। तो अम्ल से बनता है सयुग्मी सारक। अम्ल से क्या बनता है? सयुग्मी सारक। और सारक से बनता है सयुग्मी अम्ल। तो यहाँ पे HA का सयुग्मी सारक है A- और B- का सयुग्मी अम्ल है आपके HB। तो देखो इधर, अगर सपोज हम वापस माने कि HB यहाँ पे अभिक्रिया अगर विपरीत दिशा में संपन्न होती है तो HB क्या करेगा? H+ देगा। तो ये H+ देगा तो ये क्या बन गया? अम्ल बन गया। और ये क्या करेगा? A-। इससे H+ लेगा तो क्या बन गया? सारक। इसलिए इसे हम सयुग्मी अम्ल सारक कहते हैं। तो आइए उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके H2O। किसका सूत्र होता है? जल का। और ये है अमोनिया। अमोनिया कौन से माध्यम में? जलीय माध्यम में। AQ का मतलब होता है आपका जल। तो यहाँ पे जल है और यहाँ पे अमोनिया। तो अमोनिया यहाँ पे क्या करता है? प्रोटॉन ग्रहण करता है और जल के अणु के द्वारा प्रोटॉन त्यागा जाता है। तो जल के अणु के द्वारा H+ त्यागने से क्या बन गया? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन दाता। और अमोनिया क्या कर रहा है? अमोनिया जल से आपके H+ ग्रहण कर रहा है। तो जल से H+ ग्रहण करने के कारण बच्चों क्या बन गया? यहाँ पे अमोनियम आयन। तो यहाँ पे ये जो अमोनियम है वो क्यों बन रहा है? प्रोटॉन ग्रहण करने से। तो अब देखिए सयुग्मी अम्ल कौन होगा और सारक कौन होता है? आइए इधर। तो यहाँ पे जल किसका कार्य कर रहा है? अम्ल का कार्य कर रहा है। और अमोनिया किसका कार्य कर रही है? सार का कार्य कर रही है। तो अम्ल से क्या बनेगा? सयुग्मी सारक। और सार से क्या बनेगा? सयुग्मी अम्ल। तो सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी सारक में अंतर किसका होता है बच्चों? तो ध्यान से देखो, सयुग्मी अम्ल तथा सयुग्मी सारक के अंदर केवल H+ का अंतर होता है। तो इधर देखिए, अगर हम लिखें H2O और OH-, NH3 और NH4+, तो ये सयुग्मी अम्ल सारक युग्म है। तो सयुग्मी अम्ल सारक युग्म के अंदर केवल और केवल अंतर किसका होगा? H+ का अंतर यहाँ पे होता है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ये है, कौन सा अम्ल?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये हो गया आपके जल। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जल किसका कार्य कर रहा था, अम्ल का कार्य कर रहा था, और यहाँ पे जल किसका कार्य करेगा, यहाँ पे जल बच्चों आपके क्षारक का कार्य करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या देगा, H+, तो H+ देने के बाद यहाँ पे बनेगा Cl- और यहाँ पे H2O के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, प्रोटॉन ग्रहण कर लिया जाएगा। तो प्रोटॉन ग्रहण करने से यहाँ पे आपके क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे ये आपका है सयुग्मी कौन है, क्षारक, और यहाँ पे ये आपका है सयुग्मी अम्ल। तो इस तरह से सयुग्मी अम्ल और क्षारक के अंदर अंतर किसका होता है, केवल और केवल H+ का। तो ये थी आपकी कौन सी अवधारणा, ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा। तो यहाँ पे ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा के अंदर जो सीमा होती है, सीमा का मतलब क्या होगा, इसकी कमियाँ क्या हैं, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अप्रोटिक अम्ल कहते हैं। तो जो अप्रोटिक अम्ल होते हैं उसकी व्याख्या कोई स्पष्ट नहीं कर सका, कौन सी अवधारणा, ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा। तो अपनी जो नेक्स्ट अवधारणा है, नेक्स्ट अवधारणा आपकी होगी लुईस संकल्पना। तो अभी तक हमने देखा कि ऐसे पदार्थ या यौगिक जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं होते हैं वो होते हैं आपके अप्रोटिक। तो जो अप्रोटिक यौगिक होते हैं उसकी जो व्याख्या है वो कौन करेगा, लुईस संकल्पना करेगी। तो अम्ल के अंदर वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अर्थात जिन यौगिकों के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, अर्थात उनका अष्टक अपूर्ण होगा या क्या होंगे, धनायन, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे और अम्ल की भांति कार्य करते हैं। इसी तरह बच्चों क्षार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, दान करते हैं, अर्थात उनके इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है। और इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, अर्थात वहां पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो देखिए आइए उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड और NH3। तो बोरोन के अंदर होता है रिक्त p कक्षक, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण बच्चों ये आपका हो गया अम्ल, तथा यहाँ पे लिखा हुआ है NH3 अमोनिया। तो यहाँ पे जो ये दो बिंदु हैं इसका मतलब होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये क्या होंगे, इस बोरोन के रिक्त p कक्षक को दिए जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे ये इसके मध्य जो बंध है, इस बंध को हम कहते हैं उपसंयोजक बंध कहते हैं। कौन सा बंध है, उपसंयोजक बंध। तो यहाँ पे अमोनिया के जो नाइट्रोजन परमाणु हैं उसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे दिए गए हैं, बोरॉन परमाणु को। तो इस तरह यहाँ से हमें संकुल लवण या यौगोत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं इसके उदाहरण। तो अभी हमने देखा कि अम्ल कौन होंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अर्थात धनायन या अपूर्ण कक्षक वाले। तो ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार जिसके अंदर क्या होते हैं, अपूर्ण अष्टक होता है या इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। तो अपूर्ण अष्टक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अर्थात कौन हो सकता है, धनायन हो सकता है। तो यहाँ उदाहरण जैसे अभी हमने देखा BF3 अपूर्ण अष्टक इसका AlCl3 और धनायन जैसे Na+, Mg2+, Al3+। इस तरह से अम्ल कौन होंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे। इस तरह से हम बात करते हैं क्षार। तो क्षार के अंदर क्या होता है, क्षार के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, लोन पेयर। बच्चों क्या होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसे यौगिक या परमाणु के अंदर जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं और परमाणु पर स्थित होते हैं, उसे हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो उधर देखिए हम बात करें, जैसे अभी एग्जाम्पल हमने देखा NH3, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस तरह से जैसे ऋणायन हो गए,
जैसे H2O, यहाँ पर भी क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो क्या हुए, आसानी से क्या कर सकते हैं, दान किए जा सकते हैं। इस तरह से आपके लुईस संकल्पना के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है अम्ल, और इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता होता है उसे हम क्या कहते हैं, सार कहते हैं। जो अपना बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वो है अम्ल तथा सार के सामान्य गुण। सबसे पहला है आपके लिटमस परीक्षण। तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल होते हैं अनीला, मतलब अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो अम्ल लिटमस पे नीले लिटमस को कैसा कर देंगे, लाल, और जो सालानी है सार, वो क्या करेगा, सार आपके लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसी के साथ सेकंड पॉइंट की ओर देखो। सेकंड पॉइंट कहता है कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं। देखिए इधर, जैसे अम्ल और धातु की परस्पर क्रिया होने से आपके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण, यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जिंक धातु परस्पर दानेदार जिंक धातु की क्रिया होगी और क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो। तो डायग्राम के अंदर क्या है आपके बच्चों, जो ये परख नली है, इस परख नली के अंदर आपके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम काम में लेते हैं। तो यहाँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और जिंक धातु के मध्य क्या होगी, अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होने से आपके बच्चों जिंक सल्फेट लवण बनेगा, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निष्कासन होती है। तो जो ये हाइड्रोजन गैस है वो इस प्रवाह नली से होती हुई जो एक साबुन का विलयन रखा हुआ है वहाँ पे बुलबुलों के रूप में क्या आएगी, बाहर आएगी, और वहाँ हम आगे एक जलती हुई मोमबत्ती अपने पास रखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ज्वलनशील होती है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उस जलती हुई मोमबत्ती के पास पहुंचेंगी तो फटफट की आवाज़ें आती हैं। तो बच्चों इससे सिद्ध होता है कि जब अम्लों की क्रिया धातुओं के साथ करवाई जाती है तो वहाँ पे कौन सी गैस का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। इसी कारण जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन खट्टे पदार्थों को हम क्या करते हैं, धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं। जैसे अम्ल वगैरह जो होते हैं, जो जैसे अपने पास पीतल की थाली हो या कांसे की थाली हो, तो अपने इसके अंदर हम दही वगैरह जो खट्टे पदार्थ नींबू वगैरह नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनके मध्य रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि एक प्रयोग के द्वारा बताइए कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं या खट्टे पदार्थ को हम धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं। तो इन दोनों का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इधर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करें, जो अपनी है सार की क्रिया। तो सभी सार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन नहीं करते हैं, यद्यपि कुछ सार ऐसे होते हैं जो धातु के साथ क्रिया करके आपके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया होती है, तब आपके यहाँ पे सोडियम जिंकेट हमें यौगिक प्राप्त होता है, और साथ में बच्चों यहाँ पे कौन सी गैस का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। देखिए आगे, अम्ल जो होते हैं वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करेंगे, लवण का निर्माण करेंगे। तो बच्चों जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति होती है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति आपके क्षारीय होती है, और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति आपके कैसी होती है, अम्लीय होती है। इस तरह से क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी HCl की, और यहाँ पे CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड लवण प्राप्त होता है, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, जल निष्कासित होता है। इसी तरह बच्चों सार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सार है वो अधातु का जो ऑक्साइड है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ अभिक्रिया होने पर लवण बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या होता है, जल का निष्कासन होता है। नेक्स्ट जो गुण है अपना, अम्ल और सार के जो विलयन होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अर्थात अम्ल या सार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे विद्युत का चालन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अम्ल तथा सार में क्या उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। तो जो ये आयन होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। बच्चों हम बात करें, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अर्थात अम्ल तथा सार परस्पर क्रिया करके क्या करेंगे, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं।
इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल तथा क्षार दोनों अपने गुण क्या कर देते हैं, खो देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उदासीनीकरण जैसे HCl और NaOH की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा बच्चों, NaCl और जल। तो जो NaCl है वो क्या है, उदासीन है, क्योंकि यहाँ पे Na+ और Cl- एक क्षार का आयन है, दूसरा किसका है, अम्ल का। इस तरह से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना।